Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so last lecture में हमने क्या देखा था? Measures to improve agricultural productivity. उसमें देखा था हमने institutional factors and other factors. और मैंने कहा था कि technological factors का अलग लेक्चर बनेगा क्योंकि that will be time consuming. ठीक है? सो बस आज वो दिन आ गया है और आपकी स्क्रीन पे वो टॉपिक भी आ चुका है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, जो हमें लेने चाहिए ताकि हम क्या बढ़ा सके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सके, खेतीबाड़ी का उत्पादन बढ़ा सके। सो क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन कौन से मेजर्स हैं, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन योर स्क्रीन। पहला पॉइंट, इंप्रूव्ड सीड्स। अब पहले क्या था कि जो सीड्स अवेलेबल थे वही हम सो करते थे, उसको लेकर कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं होती थी, उनका हाइब्रिड कॉम्बो बनाने का कोई एफर्ट नहीं होता था। जैसा जो आउटपुट निकलता था, जो भी क्रॉप था, उसमें से ही वो सीड निकाल के हम वापस सो करते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। तो पहले अलग तरीके थे, आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि सीड्स को लेके भी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन डन, लॉट ऑफ रिसर्च इज डन, लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें इंप्रूव्ड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप? व्हाट इज द इनपुट? द इनपुट इज द सीड। तो सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो अपने आप क्रॉप्स की क्वालिटी भी इंप्रोवाइज होगी, वो भी अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। ओके, चलिए पहला पॉइंट, इंप्रूव्ड सीड्स आर डेवलप्ड बाय scientific inventions which gives more production, fast production along with protection of crops। मतलब वो क्रॉप को इतना मजबूत बनाएगा कि वो फटाफट ग्रो तो होगा, उसके साथ साथ सेल्फ प्रोटेक्ट भी करेगा अपने आप को जीव जंतुओं से, पेस्ट से, जो जमीन के अंदर होते हैं। सो बेटर द क्वालिटी ऑफ द सीड्स, बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, क्योंकि एवरी इनपुट लीड्स टू आउटपुट। बेटर इनपुट, बेटर आउटपुट, ओके ओके इनपुट, ओके ओके आउटपुट, घटिया इनपुट, घटिया आउटपुट। डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन सीड्स एंड द फाइनल क्रॉप दैट वी रिसीव आफ्टर हार्वेस्टिंग। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ड्यू टू हाइब्रिड सीड्स इज नोन एज सीड रेवोल्यूशन। जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन, अच्छी क्वांटिटी का प्रोडक्शन। मतलब आप तो जानते ही हैं कि पहले जो प्रोडक्ट्स थे वो कितने छोटे थे, अब देखो जो फल फूल हैं वो कितने बड़े बड़े अवेलेबल हो रहे हैं। इज इट अवेलेबल नेचुरली? इफ यू थिंक नेचुरली अवेलेबल है तो गलत सोच रहे हो आप। इसके पीछे साइंस लगा हुआ है, रिसर्च लगी हुई है, और इसीलिए जो फ्रूट्स हमें आजकल मिलते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली ऐसे सीड्स हमने बनाए हैं विच गिव्स यू अ बेटर क्वांटिटी एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर सीड्स की क्वालिटी हम इंप्रूव कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का बोझ इस धरती पे बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल में लाने के लिए, उनकी फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन ज्यादा, अच्छी क्वालिटी का और फटाफट करने की सख्त जरूरत है। जिसको अच्छे से सेटिस्फाई कौन करेगा? इंप्रूव्ड सीड्स विल सेटिस्फाई दैट नीड इजीली। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च कमिटी, अब इस पे भी कमिटी बना दी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन
and agricultural universities are also there, which give priority to seed development. So ये सारे लोग कमिटी बना लो, कॉरपोरेशन बना लो, यूनिवर्सिटीज में इसका एजुकेशन प्रोवाइड करो ताकि आगे चल के इंसान को खाने की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और ये एफर्ट्स भी इसीलिए लग रहे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इंप्रूव्ड सीड्स लीड टू इंप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीड्स को लेकर क्या क्या इस दुनिया में चल रहा है, क्या होता है वो प्रोसेस, हाउ कम देयर इज अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एवरीथिंग विल कम ऑन योर स्क्रीन थ्रू अ सीन। Seeds sustain all life on earth. They are the foundation of human food security and nutrition. But only quality seeds produce the desired crops, including those with optimum yields that are nutrient rich, pest and disease resistant, and resilient under harsh climatic conditions. These are important in the face of global challenges such as climate change, increasing population, and competition over limited natural resources. Food and Agriculture Organization works with countries by enhancing farmers' access to quality seeds, making available improved crop varieties, more pest and disease resistant and nutritious, safeguard plant genetic produces through the one farm diversity of crops and their varieties. There are no good crops without good seeds. By sowing the right seeds today we can reap a better tomorrow for all. ठीक है, सो सीड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि क्रॉप्स सारे ग्रो कहां से होते हैं, सीड्स से ही ग्रो होते हैं। वेक अप सीड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या उपयोग होता है। वी ऑल नो कि लैंड कई बार फर्टाइल नहीं होती, कई जमीन बंजर होती है और बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं जो लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा, उसको क्रॉप ग्रो करने के काबिल बनाएगा। एंड दैट इज टू बी डन बाय केमिकल बेस्ड fertilizers usage. Okay, let us read that in detail. Point number 1, chemical fertilizers give enough nutrition to plant and helps it to grow rapidly. जैसे आप में से कई लोग जिम रेगुलरली जाते होंगे, लेकिन आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लगातार एक्सरसाइज कर लो, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर लो, 2 से 5 साल में आपकी बॉडी में ज्यादातर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे कि आपके 6 पैक बन गए, आपके बाइसेप 18 इंच के हो गए, आपके थाइस डेवलप हो गए, काफ्स डेवलप हो गए, शोल्डर्स फट के बाहर आ गए। ऐसा 2 से 5 साल में मेहनत करने से नहीं होता। 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार एक्सरसाइज करोगे तो वो चेंज एकदम विजिबली देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, जो लोग जिम में जाते हैं they don't only focus on exercising alone, they also focus on diet, they also take sufficient protein जो रूटीन खाने से नहीं मिलता, इसीलिए उसका पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, जिसको दूध में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके आप पी जाओ तो आपकी बॉडी फटाफट ग्रो हो जाएगी एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर यू विल बी एबल टू सी रैपिड चेंजेस इन योर बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के साथ पॉसिबल है, क्या वही चीज क्रॉप्स के साथ पॉसिबल नहीं है? क्या है? कैसे? हम पाउडर खा के बॉडी बनाते तो क्रॉप्स कैसे बॉडी बनाते? बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स यूसेज। ठीक है, सो केमिकल फर्टिलाइजर एग्जैक्टली क्रॉप्स के साथ वही काम करता है जो ह्यूमन बॉडी के साथ प्रोटीन, न्यूट्रिशन, स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड अदर केमिकल्स
आर यूज्ड एज पर द क्रॉप। अभी जैसा क्रॉप आपको ग्रो करना है उसके अकॉर्डिंगली केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल होगा, तो आपको वही केमिकल फर्टिलाइजर लाने का, वही इंट्रोड्यूस करने का विच इज सुटेबल टू ग्रो योर क्रॉप। ओके, फिर आगे देखते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड दे आर इंपोर्टेड टू। मतलब ये हम डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करते हैं बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, और बाहर से हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स मंगवाते भी हैं। सो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स दो तरफे हैं, डोमेस्टिकली भी बनते हैं, इंपोर्ट भी करवाते हैं, और दोनों का इस्तेमाल इंडियन फार्मिंग में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की क्या करामात होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या प्रोसेस है, ऑन योर स्क्रीन थ्रू अ सीन। In the last 50 years, the human population has more than doubled. By 2050, there will be at least 9 billion people on the planet. The world's farmers are already more productive than ever before, with about half of the food we eat today produced through the use of fertilizers. Yet over the next 50 years, they will need to produce more food than has been grown in the last 10,000 years combined. Most of this additional food will have to come from increasing production on existing farmland. And we can only make this possible if we support farmers to continually improve the way they farm. That means higher crop yields, better incomes, and more sustainable land, air, and water management. And fertilizers continue to be a major part of the solution to make this happen. Fertilizers are food for plants. They help farmers feed our growing population. Fertilizers replenish essential nutrients in the soil after each harvest, naturally occurring nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium that are also found to a lesser extent in manure and compost. Fertilizers enable farmers all around the world, both large and small, to grow more on their land and provide food and nutrition for all. In fact, fertilizers are responsible for about half of the world's food supply. Using fertilizers responsibly, efficiently, and sustainably helps to maintain soil fertility, increase food production, improve farmers' livelihoods, and safeguard natural habitats and forests from being converted into farmland, helping to preserve biodiversity and tackle climate change. Supporting sustainable agriculture means keeping farmers informed, providing training, and giving them as many choices as possible. Every farm and field is unique, but fertilizers of various types keep soils healthy and fertile, and productivity high. This means using the right source of fertilizer, at the right rate, at the right time, and in the right place, so that soils and plants get the exact nutrients they need cost effectively, while reducing farming's environmental impact. Fertile soils are essential, so are other practices, such as crop rotation, water management, and reduced tillage. Much work has already been done. Food grown with fertilizers is nourishing billions of people and helping improve their diets every year. But there is still more work to do. The fertilizer industry is working to reduce its environmental footprint. And we will partner even more with farmers, environmental leaders, agronomists, scientists, and governments to share knowledge, develop further innovations, and improve farmers' access to markets, both locally and globally. With the right policy support, we can continue working together to lay the roots for growth. ठीक है, समझ में आ गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत जरूरी है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें बहुत फास्ट करना है, और ये लैंड के साथ हमेशा होता है दैट आफ्टर ईच हार्वेस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे खत्म होने चालू होते हैं, और इतनी तेजी से अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते गए तो लैंड की क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए हमें इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स सोच समझ के इस्तेमाल करने का, क्योंकि एवरी लैंड इज
डिफरेंट, एवरी लैंड इज यूनिक. सो लैंड की क्वालिटी के हिसाब से, आपके क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए. ओके, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन irrigation facilities. Okay, so irrigation means we all know availability of water in the farms means irrigation, जो इंडिया में बहुत कम जगह पे प्रोवाइड किया गया है. मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, मॉनसून. ठीक है, आगे देखते हैं. इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द स्काई. स्काई क्यों? क्योंकि रेन है, मॉनसून, ये स्काई से आता है रेन. ओके, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी. हमें स्काई पे डिपेंडेंट क्यों रहना पड़ रहा है? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं करी, तो पानी के लिए हमें रेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. ये हमारी मजबूरी है. ओके, सो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, वही हम देखने वाले हैं. स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मस्ट बी स्टार्टेड. तो वी नो कि जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज है, भले एक साथ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स न चले, इट्स ओके. स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स तो हम शुरू कर ही सकते हैं. एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लिमिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोकल गवर्नमेंट्स को भी दे सकते हैं, ग्राम पंचायत को भी दे सकते हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटीज अपने अपने इलाके में जनरेट करना शुरू कर दे. ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सारे प्रोग्राम्स, सेक्टर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ओनली फॉर एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ये सब समझने के लिए हम क्या करेंगे? आपकी स्क्रीन पे सीन. Modern irrigation. We have different modern techniques of irrigation. Let us learn about this one by one. Furrow irrigation. Water is allowed to enter the field through channels or furrows that are made between two rows of crops. Crops such as tomatoes, leafy vegetables, and grapes are grown using this method of irrigation. Basin irrigation. A basin is formed by surrounding a flat piece of land with low walls made of mud. It is then flooded with water so that the roots of the crops are submerged in the water. Paddy, for example, grows best when its roots are completely under water. Sprinkler irrigation. The water is dispersed through sprinklers which have perpendicular pipes with rotating nozzles on top. The pipes are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is pumped through the main pipe, under pressure, it escapes out from the rotating nozzles in the form of rain. Drip irrigation. In this type of irrigation, the water is made to trickle or fall down, drop by drop, near the roots of the plants. This method ensures a minimum wastage of water. It is useful in places where water is not easily available. So these are different ways in which we can provide irrigation facilities at respective places depending upon the availability of water over there. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 4, यूज ऑफ मशीन्स. ठीक है, मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, threshers, electric pump set, okay, and pesticide sprinkler pump, etc. are very helpful to have more than one crop in a year, which increases productivity of agriculture. तो बात को समझो, मशीन्स जितने हम ज्यादा यूज करेंगे उससे दो चीजें होंगी. एक, लेबर का एफर्ट, टाइम बचेगा, और दूसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग अगर करना है, मतलब एक ही जमीन पे एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो उसके लिए मशीन्स विल बी सर्विंग अ ग्रेट हेल्प. बिकॉज ज्यादा काम करने के लिए इंसानी एफर्ट को कम करना जरूरी है. और आप तो जानते ही हैं, व्हाट आर मशीन्स?
एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज अ मशीन। सो अलग अलग मशीन्स का प्रयोग करके हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और ये सारे काम बड़ी आसानी से करने के लिए वी रिक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मैकेनाइजेशन, न्यू मशीन्स। हम तो ये बहुत बेसिक मशीन्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया कहां से कहां चली गई है, और ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं जिनको देख के हम ये सोच में पड़ जाएंगे कि वाह, ऐसे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है, इतनी आसानी से हो सकता है। तो वो आसानी को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे सीन। प्लांटिंग मशीन, सो इजी। सीड सोइंग मशीन, नैनो फार्म, आर्टिफिशियल फार्म, अपने किचन में फार्म, किचन में भी हम फूड को ग्रो कर सकते हैं। वाह, फ्रूट मोल्ड, फ्रूट का शेप चेंज कर सके ऐसे मोल्ड आते हैं, देखो खोपड़ी। वैलेंटाइन डे पे काम आएगा। हेज ट्रिमर, मतलब प्लांट्स को भी हम हेयर कट करवा सकते हैं, ऐसे मशीन्स। इससे प्लांटेशन बिकम्स इजी, लुक्स नाइस। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल कर लो, फिर क्रॉप को उसमें प्लॉट कर दो। जीरो ग्रेविटी, so not all machines in this video are in relation to agriculture, some are in relation to gardening also, ठीक है। बट ऐसे मशीन्स अवेलेबल हैं जो फार्मर्स का काम बहुत आसान कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर पॉइंट नंबर 5, पेस्टिसाइड्स। ओके, सो पेस्टिसाइड बेसिकली क्या होता है, पेस्ट को मारने के लिए एक दवाई, क्योंकि क्रॉप्स को बहुत सारे चीजों का खतरा होता है ऑफ डैमेजिंग। जमीन से निकलेंगे इंसेक्ट्स, उधई, टर्माइट्स। ओके, जमीन के ऊपर उन्हें एनिमल्स का खतरा रहता है ना। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां फील्ड में आ जाते हैं और पूरा प्रोडक्शन करके चाव कर जाते हैं। फिर हवा में उन्हें पक्षियों का भी खतरा रहता है, वो आके पेड़ पौधे से कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। सो खतरा चारों तरफ है। अब जो पक्षी हैं उनको रोकने के लिए मालूम है ना, हम क्या करते हैं, एक पुतला होता है ऐसा, वो हम वहां पे रख देते हैं। सो वो कबूतर को, वो चिड़िया को क्या लगता है कि यहां इस फार्म में तो एक इंसान खड़ा है, वहां नहीं जा सकते। इस साइकोलॉजी से हमने पक्षियों को तो बेवकूफ बना डाला, ठीक है। फिर जो फील्ड है उसमें ये एनिमल्स को रोकने के लिए हमने फील्ड की फेंसिंग कर ली, तो एनिमल्स नहीं आएंगे। बट हाउ विल यू कंट्रोल दोज इंसेक्ट्स, दोज पेस्ट दैट ग्रो विथ द लैंड? उसको कंट्रोल करने के लिए हमने दवाई निकाली। वो दवाई का नाम क्या है बेटा? पेस्टिसाइड्स।
जो पेस्ट को मारता है, इंसेक्ट्स को मारता है। इंसेक्टिसाइड्स बोल लो, पेस्टिसाइड्स बोल लो, फंजाइसाइड बोल लो, ठीक है, अलग अलग नाम है। फंगस को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को रोकने के लिए, इंसेक्ट्स को रोकने के लिए, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी इसकी कौन सी आएगी? पेस्टिसाइड्स आएगी, ठीक है। लेट अस रीड दैट इन डिटेल। सो दवाई छांटते समय मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि वो दवाई इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रेडी क्रॉप हैज डेंजर ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स, ओके। साइंटिफिकली डेवलप्ड पेस्टिसाइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ये पेस्टिसाइड कैसे डेवलप होने चाहिए? साइंटिफिकली डेवलप्ड, बेस्ड ऑन रूल्स, रेगुलेशंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके साथ बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाता है कि ये पेस्टिसाइड को उपयोग करने से नुकसान नहीं होगा। नुकसान अगर होगा तो वो खाली इंसेक्ट्स का होगा, पेस्ट का होगा, क्रॉप का कोई नुकसान नहीं होगा। क्रॉप को नुकसान होने से बचाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ क्रॉप कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। लगभग 30% to 40% ऑफ प्रोडक्शन इज स्पॉइल्ड। मतलब फार्मर्स मेहनत करते हैं 100 यूनिट्स के लिए, 30 से 40 यूनिट तो खराब हो जाते हैं। तो इतना हर साल फार्मर्स को लॉस होता है ड्यू टू क्रॉप डैमेज। और ये क्रॉप डैमेज को रोकने के लिए हम क्या लेके आए? पेस्टिसाइड्स लेके आए। तो अपने आप 30% to 40% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर ये क्रॉप्स हम डैमेज होने से रोक लेते हैं। तो अब इस पेस्टिसाइड की खूबी को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या? स्क्रीन पे सीन। Pesticides are chemical compounds with toxicological properties designed to control pests. These are generally animals and plants deemed damaging to crops. Their use, mostly in agriculture, has become widespread since World War II. There are three main types of pesticides: herbicides, fungicides, and insecticides. The world's biggest consumers are the US, Japan, France, Brazil, and China. Pesticides are often criticized for their harmful effects. This is because their toxicity is not limited to the species they're designed to eliminate. They impact on biodiversity by killing insect pollinators, damaging soil quality, and polluting groundwater. Questions remain over how their toxic nature affects humans, in particular the farmers who handle them. Significant levels of pesticides are also found in consumer products. This can pose various health risks like allergies, asthma, reduced fertility, or cancer. Organic farming aims to avoid the use of pesticides in favor of other, less harmful alternatives. So, पेस्टिसाइड का उपयोग सही मात्रा में होना चाहिए और जहां रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए, वरना ये पेस्टिसाइड खाली इंसेक्ट्स को एलिमिनेट करेगा ऐसा नहीं है, ये क्रॉप में भी आएगा। सो क्रॉप से जो फ्रूट्स निकलेंगे उसमें भी आएगा, जो वेजिटेबल्स ग्रो होंगे उसमें भी आएगा। सो कहीं ना कहीं हम आजकल जो खाना खा रहे हैं इट इज नॉट 100% प्योर। सो आप प्योरिटी की तरफ बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग न करके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स का उपयोग होता है, विच विल प्रोटेक्ट द क्रॉप्स ऑल्सो एंड इट विल मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ द क्रॉप्स एज वेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, सॉइल टेस्टिंग। अब टेस्ट वर्ड से हमें काफी प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये सॉइल का टेस्ट होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि व्हेन यू आर फार्मिंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड, दैट पीस ऑफ लैंड इज केपेबल टू ग्रो विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, आपको मालूम होना चाहिए। और ये कई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनकी जमीन की काबिलियत क्या है, बिकॉज यू कैन नॉट ग्रो अ क्रॉप on a land which is not fit to grow that crop. So how will you come to know कि my land, my soil is fit to grow rice or wheat or tobacco or tomato or potato etc. तो वो जानने के लिए हमें ये सॉइल का टेस्ट करवाना पड़ेगा।
जिस टेस्टिंग से ये सॉइल की जो क्वालिटीज हैं वो एक रिपोर्ट में जनरेट होके आपके सामने आएगी, और वो रिपोर्ट में ये भी लिखा होगा कि आपका सॉइल, आपका लैंड इज केपेबल टू और इज सूटेबल टू विच टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोइंग। ओके, चलिए देखते हैं। सॉइल टेस्टिंग इज मच पॉपुलर इन कल्टीवेशन। सच टेस्ट give information about land like land is favorable to grow which crop, information about deficiency of elements of soil etc. खाली ये मालूम करने के लिए सॉइल टेस्टिंग नहीं होता कि कैपेबिलिटी किस क्रॉप को ग्रो करने की है, ये आपको ये भी बताएगा कि आपके सॉइल में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, तो उन डेफिशिएंसीज को हम आराम से केमिकल फर्टिलाइजर्स लगा के पूरा कर सकते हैं। इससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपकी लैंड में कौन सा केमिकल डालने का, किस केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने से जो नेगेटिविटीज हैं वो हट जाएंगी, जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाएंगी। फॉर दैट पर्पस ऑल्सो सॉइल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये सॉइल टेस्टिंग कैसे करने का, सैंपल कैसे लेने का, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी डन? तो उसके लिए स्क्रीन पे सीन सॉइल सैंपलिंग का मेथड बताएंगे, हाउ टू कलेक्ट सॉइल। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है, यही ना कि हमें जांच करानी चाहिए। अगर आपकी खेती से उम्मीद के मुताबिक अगर आपको उपज नहीं मिलती है तो क्या आप कभी मिट्टी जांच करवाते हैं? क्या कभी आपने इस बेजुबान लेकिन जीवंत मिट्टी से ये जानने की कोशिश की कि इसमें क्या कमी है? और इसकी कमी जाने बिना हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता है क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, हमारा जमीन खराब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने। जब तक हमारे खेत का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब हम इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इससे बेहतर उपज होगी? तो आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से हमें खेत से नमूने लेने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और इसके लिए आप मिट्टी कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेने के कुछ तरीके होते हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें फावड़ा या खुरपी, एक बड़ी सी पॉलिथीन और एक पॉलिथीन बैग लेनी चाहिए जिसमें हमें इकट्ठा करना है ये मिट्टी। अपना नाम, पता, खेत का नाम लिखने के लिए आपको टैग की जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी और मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है। तो चलिए, जो सबसे प्रचलित तरीका है मिट्टी के नमूने लेने का, उसमें अंग्रेजी के वी आकार का एक गड्ढा खोदते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उथली जड़ों वाली फसल ले रहे हैं या सब्जियां ले रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और ऐसी फसलें जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और बागवानी के पौधों के लिए जैसे कि आम या लीची, उनके लिए 1 मीटर का गड्ढा खोदना होता है। नमूने लेने के लिए गड्ढे के दोनों किनारे से 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को खुरच लें और लगभग आधा किलो मिट्टी उस गड्ढे से निकालकर बोरी पर रख लें। और इसी तरह खेत के 8 से 10 जगहों से मिट्टी इकट्ठा करके हमें नमूना तैयार करना है। और अब इस एकत्रित मिट्टी को अच्छे से मिला लें और इसमें से कंकड़ या खरपतवार या अन्य लकड़ियां को निकालकर बाहर फेंक दें। और अब इस एकत्रित मिट्टी को 4 भागों में बांट लें। और अब इसके आमने सामने के 2 हिस्सों को हटा दें। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक मिट्टी आधा किलो तक बच न जाए। और अब इस एकत्रित मिट्टी को पॉलीथीन बैग में डाल दें और इस पॉलीथीन बैग में एक टैग डालें जिसमें आपका नाम, आपका पता, खसरा नंबर, पहले उगाई गई फसल, अभी उगाई जाने वाली फसल का नाम डालकर उसे पास के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में जांच के लिए दे दें। और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार हमें उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है, मिट्टी का नमूना कभी भी गीली जगह से
पेड़ों के नीचे से और उस जगह से ना लें जहाँ पर आपने पहले गोबर या खाद का उपयोग जहाँ पे किया है। जब मिट्टी होगी स्वस्थ तभी तो उपज होगी जबरदस्त। तो मिट्टी होगी स्वस्थ तभी तो उपज होगी जबरदस्त। सुपर डायलॉग था और काफी रेलेवेंट भी है अपने टॉपिक से। दैट इज द रीजन व्हाई सॉइल टेस्टिंग इज टू बी डन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, चलिए नाउ ये आंसर तो हो गया, अब इसको हमें लर्न कैसे करना है। लेट अस सी दैट। मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो आपको याद होगा कॉजेस कहां छपे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मेजर्स भी कहां छपे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपे हैं। ठीक है, TOI, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, अदर मेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। ओके, नाउ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, तो टेक्नोलॉजी से याद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब पीसी, तो पीसी में कहां पढ़ाते हैं, IIMs में। ठीक है, कहां पढ़ाते हैं, IIMs में। देखो बेटा इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढो, क्योंकि कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्टकट में डेटा में भी लॉजिक छुपा हो, तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। वी लर्न दिस स्टोरी ओनली टू लर्न द पॉइंट्स। ठीक है, डोंट सी एनी काइंड ऑफ लॉजिक इन दैट। ठीक है, तो एक स्टोरी है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। सो टेक्नोलॉजी से क्या याद आया, कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में कहां पे पढ़ाते हैं, IIMs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, IIM, और ऐसी बहुत सारी IIMs की कॉलेजेस हैं, तो क्या बोलेगा, IIMs। सो पीसी में कहां पढ़ाते हैं, IIMs में। कौन सा मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर। सो P फॉर पेस्टिसाइड, C फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, I फॉर improved seeds, again I for irrigation, M for mechanization, S for soil testing। ठीक है, अभी देखा हमने, आज ही देखा है। उसके बाद O अदर मेजर्स, उसमें कोई सब पॉइंट्स नहीं थे आप जानते हैं, एंड I इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, तो इंस्टीट्यूट में अभी भी कौन काम कर रहा है, यस, रामलाल। सो RAML, R for research in agriculture, A for availability of institutional credit, M for marketing in structure of agriculture, and L for land related reforms। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहां छपे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, TOI, T फॉर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, O फॉर अदर मेजर्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स कंप्यूटर पीसी में कहां पढ़ाते हैं, IIMs में, PCIIMS। P फॉर पेस्टिसाइड्स, C फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, I फॉर improved seeds, I फॉर irrigation facilities, M फॉर mechanization, S फॉर soil testing, O फॉर अदर मेजर्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। इंस्टीट्यूट में अभी भी कौन काम कर रहा है, रामलाल, RAML, R for research in agriculture, A for availability of institutional credit, M for marketing in structure of agriculture, and L for land related reforms। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।